जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया, ले आए इधर। अच्छा जी, अब मैंने आपको ओरिजिनल जो होना था इस साल नोट के अंदर वो तो करा दिया, लेकिन मसला क्या था? मसला यहाँ पे ये था कि वो कह रहा है ड्यूरिंग 2022, पता कब लगा है जी? 2022 में, कि सारी कॉस्ट, हालांकि 21 से लगना शुरू हुई थी, सारी कॉस्ट इनकर्ड ऑन अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट हैज़ बीन रिकॉर्डेड एज इंटेंजिबल विदाउट कंसिडरिंग ये वाले फैक्ट्स। ये सारी की सारी कॉस्ट उन्होंने क्या कर दी है? इंटेंजिबल बना ली है। ठीक है, अब देखो, एरर करेक्शन के नोट में भी हमने 22 के साल को नहीं बताना था, 22 में तो जो करना था वो कर लिया, मसला तो 21 का ही है। ठीक है, तो 2021 के अंदर 2021 में मैं ये वर्किंग 6 कर रहा हूँ, 2021 आपके लिए लिखा है बस। वर्किंग 6 होना क्या चाहिए था? होना क्या चाहिए था? ये भी बताते हैं क्या होना चाहिए था। वो जो टोटल खर्चा अभी किया था वहाँ पे आपने कितना बना है, वो पता नहीं कितना बना है, 630 बना है। तो दोबारा यहाँ पे भी लिख लेते हैं, एक्सपेंस डेबिट करना था हमने 630, नहीं तो टोटल बना कैसे? 150 प्लस 160 प्लस, देखो ना इसका एक हल है। वो हल क्या है? यहाँ पे हम यूँ लिख दें, दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा ना। कितना बना ये? 630, और इसको आपने किया था 8/14, तो ये 630 यहाँ से मिल गया हमें। ठीक है, अब ये 630 का जो बाकी का 6 बटा कितना, कितने महीने थे? 14 थे। 630 इंटू, मसला क्या है, मैं 21 की बात कर रहा हूँ, एक महीना तो 22 का है ना। 21 के अंदर होना क्या चाहिए था? 5/12 एक्सपेंस आउट होना चाहिए था। ठीक है जी, कितना बना? 14। हाँ, एक तो ये बड़ा मसला बनाया जी, 5/14 225 जी, एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। सिर्फ मैं 2021 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 22 में जो होना है वो हमने वैसे ही सीधा कर लिया, ऐसे क्या? बोलो। अच्छा, 225 आ गया। उसके बाद उसी साल में ही आया था इक्विपमेंट, उस, हाँ, इक्विपमेंट भी 1 सितंबर 21 को आया है, तो 21 में ही उन्होंने तो हर कॉस्ट को ही क्या कह रहा था जी? एक्सपेंस, उसने इंटेंजिबल बना दिया है। तो ये तो इंटेंजिबल जाने तो इक्विपमेंट था, मैं पीपीई लिख देता हूँ, पीपीई लिखें, इक्विपमेंट लिखें, जो मर्जी लिख दें, डेबिट करके कैश क्रेडिट 400, आपका नंबर है ना, भूलता नहीं मुझे, ये होना था। और उसके बाद डेप्रीसिएशन भी एक्सपेंस आउट होनी थी, क्योंकि अभी तो इंटेंजिबल बनना ही शुरू नहीं हुआ। तो डेप्रीसिएशन इक्विपमेंट की 420 डिवाइड बाय 5 साल लाइफ थी, और कितने महीने? क्योंकि ये 1 सितंबर को आया था, तो 4/12 जी, 28 रुपये की डेप्रीसिएशन जो है वो एक्सपेंस आउट होनी थी। ठीक हो गया। अब ये तो होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन मोहतरम अकाउंटेंट साहब ने क्या कर दिया? क्या चन्न चढ़ाया उन्होंने ये 630 चल ले भाई जी, पहले लिख ही लेता हूँ मैं। डन बाय अकाउंटेंट, व्हाट हैज़ बीन डन बाय अकाउंटेंट, अकाउंटेंट साहब ने क्या किया है जी? इंटेंजिबल डेबिट करके कैश क्रेडिट कर दिया। लेकिन अब ये ना सिर्फ पिछले साल की बात हो रही है, तो 225 भी उसने इंटेंजिबल में डाल दिया और 420 भी इंटेंजिबल में डाल दिया। यही तो है ना, असल होना चाहिए था एक्सपेंस और पीपीई। 28 तो उसने एक्सपेंस आउट ही किया होना यार, उसने क्यों इंटेंजिबल में डाला होना? ये ऐसी बात क्यों कर रहे हैं आप?
ठीक है, समझिए बात को। चले पहले ये तो लिखवाएं, उसने क्या कर दिया जी, उसने इंटेंजिबल को डेबिट किया, 225 भी उसने इंटेंजिबल में डाला क्योंकि उसने सारी कॉस्ट जो इंटेंजिबल में डाल दी थी, उसने 420 भी इंटेंजिबल में डाला है। लेकिन ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने इंटेंजिबल, उसने कहा है कि ये कॉस्ट्स डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट्स उसने जो इनकर हुई थी उसने इंटेंजिबल बना ली है। यहाँ पर कहीं डेप्रिसिएशन नज़र आ रही है? तो डेप्रिसिएशन ही है बस, ठीक है, उसने उसको डेप्सिट ही किया उन्हें, ठीक है। तो 225 जमा 420 645 इंटेंजिबल डेबिट और ये उसने किया, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि जी ये तो आपने दुरुस्त नहीं किया, इसको दुरुस्त कर लें। अब ये वो रेक्टिफाइंग एंट्रीज़ हैं जो आप IS 8 के सवाल में फिर एंड पे जो होती थी, तो उसके बाद फिर आप अपना सब कुछ ही यहीं से बनाते थे। आप अपनी PNL अगर बनाना है वो भी यहीं एंट्री से बन रहा होता था, बैलेंस शीट है तो वो भी यहीं से बन रही होती थी, नोट है तो भी यहीं से ही बन रहा होता था, ठीक है ना जी। तो अब वो वाली एंट्री जी 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 नहीं, इक्विपमेंट जो पड़ा हुआ है उसको डेप्रिशिएट तो करते ही है ना, उसने बस उसको इंटेंजिबल का पार्ट बना दिया। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसने इंटेंजिबल के मुताबिक नहीं, ऐसी कोई बात नहीं लिखी, खुद से नहीं अज्यूम। 420 पे IS 38 नहीं लगाया उसने, इक्विपमेंट को इंटेंजिबल की कॉस्ट का पार्ट। देखो ना, एक नॉर्मल सी बात है कि इक्विपमेंट क्यों खरीद के लाए जी, ये इस प्रोडक्ट के ऊपर तजर्बा कर रहे हैं। अब ये तो 2-4-6 महीने में बन जानी है, तो इक्विपमेंट तो फिर भी पड़ा होगा, वो कौन सा गायब हो गया है। तो बेसिकली उसने कॉस्ट को PPE में डालने की बजाय इंटेंजिबल में डाल दिया है, अन्यवा। लेकिन डेप्रिसिएशन तो डेप्शन ही होनी है ना, वो खुद से बताया नहीं उसने, वो कहता तो फिर हम वो भी कर लेते, ऐसी बात नहीं है। अगर उसने कहा नहीं है तो फिर मैं खामखा क्यों बेलने में बाजू दूं। अब रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है या ये अलग अलग ही रखते कि इकट्ठी करनी है, एक ही बात है। मैंने जो चूँकि बनाना है नोट, तो मेरे लिए रेक्टिफाइंग एंट्री इकट्ठी ज़्यादा अच्छी लगेगी मुझे, लेकिन दोनों तरह से कर लेंगे, रेक्टिफाइंग टेरिफाइंग एंट्री। टेरिफाइंग एंट्री होती है, अच्छा रेक्टिफाइंग एंट्री क्या है जी, अब एक्सपेंस को डेबिट करना था, नहीं किया, कर लें, कितने से 225। कैश को क्रेडिट करना था, 225 जमा 420 645 से क्रेडिट हो गया, कुछ ना करें। PPE को डेबिट करना था, नहीं किया, तो PPE को डेबिट करें। लेकिन ज़रा ध्यान से देखिएगा, PPE को डेबिट करना चाहिए था 420 से और क्रेडिट करना चाहिए था 28 से, और वो डेप्शन करा लेते हैं रेक्टिफाइंग एंट्री में। वैसे आप रॉन्ग के अंदर क्या कह रहे हैं, नहीं डेप्रिसिएशन की उसने, तो अब हम करेंगे ना उसको, ठीक है। PPE को डेबिट करना चाहिए था कितने से, ये इक्विपमेंट अगर मैं ना लिखूँ तो काम चलेगा, 420 से डेबिट करना था, 28 से क्रेडिट करना था, मतलब 392 से डेबिट होना चाहिए था। 392 से डेबिट नहीं हुआ तो कर लें। अब ये डेप्शन आ गई आपकी, अभी इधर से भी आ जाएगी। डेप्शन एक्सपेंस रिकॉर्ड होना था, नहीं हुआ, करें बिल्कुल। रॉन्ग में क्यों लिखें, डन बाय अकाउंटेंट में कैसे लिख सकते हैं कि उसने ये किया होगा, उसने नहीं कुछ किया, उसने तो सिंपल उठाकर क्या कर दिया, उसको कैपिटलाइज कर दिया, ठीक है। तो डन बाय अकाउंटेंट में जो सवाल लिखा हो एज इट इज वही लिखना है। अब हम रेक्टिफाइंग एंट्री कर रहे हैं, होना तो ये चाहिए था, उसने ये कर दिया, हम सही कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो मैंने साथ ही टिक कर लिया है ना 420 के। अब ये सब होना चाहिए था, जो नहीं हुआ था हमने कर लिया, और एक ये काम है जो होना चाहिए था, क्या, इंटेंजिबल को डेबिट, ओहो नहीं करना था, ये क्या कर दिया तुमने अकाउंटेंट भाई, इंटेंजिबल को कैसे डेबिट कर दिया, और ये गलती होगी, चलो फिर क्रेडिट करो। तो इंटेंजिबल एसेट क्रेडिट कर दें कितने से, अब चेक करें ये बैलेंस हो रही है, एंट्री हो गई है बैलेंस, तो कहानी ख़त्म हो गई है। अब बस रह गया है नोट, क्योंकि वो नोट तो मैं वैसे ही बना चुका हूँ, PP इंटेंजिबल वाला। तो अब ये करेक्शन ऑफ एरर के नोट के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ ये रेक्टिफाइंग एंट्रीज चाहिए, जिससे हम हर चीज़ ही किया करते थे। PNL भी इसी से बन जाता था, बैलेंस शीट भी इसी से बनती थी, और चेन इक्विटी भी इसी से बनती थी, और नोट भी इसी से बनता था। अब नोट के अंदर थोड़ी सी अंग्रेजी लिख लेते हैं, सर्टन एक्सपेंसेस वर रॉन्गली कैपिटलाइज इन 21 ही लिखोगे ना, अंग्रेजी लिखनी है ना, इन कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल
सर्टन, ये मैं जगह कम है इसलिए मैं पूरा नहीं लिखूंगा, पहले थोड़ा सा, सर्टन एक्सपेंसेस वर wrongly capitalized as intangible in 2021, अब आगे लिखते जाएं, इन 2021 कॉमा which is rectified now, certain expense which are rectified now लिख लें, चलें, certain expenses इधर ले आए भाई, अब मेरे पास ले आए, certain expenses were wrongly capitalized as an intangible in 2021 which are now rectified, full stop। अब इसके बाद वो अगली लाइन आपकी, the effect of this correction, the effect of this correction on relevant line items of financial statements the effect of this correction on relevant line items of financial statements is as follows। FAR शुरू हो गया फिर, वैसे तो अभी तक FAR इधर कौन सा खत्म हुआ था, आप तो ये भी पढ़ के आए, मौजे लग गई वैसे आप लोगों की, सही पैकेज लगा है। आइटम्स अफेक्टिंग स्टेटमेंट ऑफ comprehensive income, अब नोट है ना, नोट करेक्शन ऑफ एरर वाला, इसमें 24 कभी भी नहीं बनाना होता था, याद आ रहा है? 24 में गलती होती भी तो सही कर ली होती, हमने नोट सिर्फ किस साल का बनाना है, 23 का, 22 में हम खड़े, ठीक है, तो फिर 2022 कभी नहीं बनाना, 2021। PNL है तो 2021 सिर्फ एक साल का, बैलेंस शीट होती तो 21 और 20 की भी बन सकती थी, क्योंकि IS 8 में PNL SOCI 2 साल की और बैलेंस शीट 3 साल की, और नोट के अंदर फिर उसी हिसाब से चलते हैं, ठीक है। PNL है तो बहरहाल 22 नहीं, गलती 22 की नहीं दिखानी, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद SOCI वाले आइटम्स इसमें देखो कौन से हैं, रेक्टिफिकेशन की वजह से एक्सपेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज, ठीक है, तो इंक्रीज इन डेवलपमेंट एक्सपेंस कह लें, रिसर्च R&D एक्सपेंस कह लें, ठीक है, इंक्रीज इन R&D एक्सपेंस 225, इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 28, बस उसके बाद फरमाइशी प्रोग्राम आ जाया करता था, तो इंक्रीज इन R&D एक्सपेंस, तो वर्किंग नंबर 6 का रेफर कर दूं मैं यहाँ से, ऐसे वर्किंग 6, इंक्रीज इन R&D एक्सपेंस कितना, 225, फिर और PNL का कौन सा आइटम है, ये तो बैलेंस शीट है, ये डेप्रीसिएशन, इंक्रीज इन डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, डेबिट ही हो रहा है ना दोनों, इंक्रीज इन डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, वर्किंग 6 को ही रेफर करो, कितना, 28। अब एक लाइन फरमाइशी प्रोग्राम होता था स्टैंडर्ड का, याद है क्या, प्रॉफिट पे इंपैक्ट बताओ, तो प्रॉफिट पे इंक्रीज या डिक्रीज देखने के लिए फिर वर्किंग में वापस नहीं जाया करते थे, बल्कि ये जो ऊपर पड़ा हुआ है मामला, इसी से ही देखकर प्लस माइनस कर लेते थे, ठीक है जी। तो प्रॉफिट पे इंपैक्ट देखना है तो इधर देखो, एक्सपेंस में आ रहा है इंक्रीज, एक्सपेंस का बढ़ना प्रॉफिट को कितने से, ठीक हो गया, फिर एक्सपेंस क्या हो रहा है, अगेन इंक्रीज, इसके बढ़ने से प्रॉफिट क्या हो जाएगा, लेकिन यहां पे हम प्लस माइनस नहीं करते थे, ठीक है, तो कितने से इंक्रीज, तो फिर एक्सपेंस 253 से बढ़ा तो प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा 253 से,
ठीक है, नेक्स्ट आइटम्स अफेक्टिंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, SOFP के कौन कौन से आइटम्स को हिट लग रही है जी? तो हमने कहा जी एक है PPE और दूसरा है इंटेंजिबल। ठीक है, तो PPE इंटेंजिबल में डिक्रीज आ रहा है और PPE में इंक्रीज आ रहा है, ऐसे ही है। तो इंक्रीज इन इक्विपमेंट, इंक्रीज इन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट भी लिख सकते हैं, इक्विपमेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, कितने से इंक्रीज आया जी? 392 से। और डिक्रीज इन इंटेंजिबल एसेट्स, क्रेडिट मतलब डिक्रीज, कितने से? 645 से। और उसके बाद रिटेन्ड अर्निंग्स के ऊपर आप इम्पैक्ट लिया करते थे, फरमाइशी प्रोग्राम रिटेन्ड अर्निंग्स। अब इसका इम्पैक्ट ना वो अकाउंटिंग इक्वेशन को हेल्प से सिखाया जाता था, उससे ज़रा एरर फ्री तरीका है। बाकी तो वैसे भी आप प्रॉफिट को देख के भी कर सकते हैं, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन होती है ना जी, एसेट्स इक्वल होते हैं इक्विटी प्लस, और रिटेन्ड अर्निंग्स पे इम्पैक्ट लेना है तो मतलब इक्विटी पे इम्पैक्ट लेना है। तो हम इक्विटी को अगर रीअरेंज कर लें इसको तो ये बन जाएगा एसेट माइनस। ठीक है, अब हमने अपनी करेक्टिंग एंट्री में देखना है। ठीक है, PPE क्या है? एसेट लायबिलिटी। एसेट है तो बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ना, इधर लिख देंगे 392। ठीक हो गया जी। उसके बाद असल में तो यूं है, चलो ऐसे ही चलने दो। उसके बाद एसेट में क्या आ रहा है जी? डिक्रीज। एसेट के अंदर डिक्रीज कितना है? ठीक है जी। अब ये है टोटल, नेट करें तो नेट में क्या आ रहा है? 253। अब ये इस तरह से कहानी बनी है कि जी इक्विटी इज इक्वल टू -253, मतलब एसेट्स में क्या है? कमी, माइनस लायबिलिटी में कितना असर है? ठीक है, तो अब माइनस, उसके बाद मैंने ब्रैकेट में इसलिए 0 लिखा है, अगर लायबिलिटी के अंदर इंक्रीज आए तो ये माइनस बाहर ही रख के अंदर प्लस कर देना, माइनस प्लस माइनस ही रहेगा। और अगर लायबिलिटी में डिक्रीज होगा तो इस ब्रैकेट के अंदर माइनस होगा, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। लेकिन इस सवाल में लायबिलिटी पे कोई असर था नहीं, तो इसका मतलब आंसर क्या बना? इक्विटी में 253 का डिक्रीज, यानी रिटेन्ड अर्निंग में 253 का क्या है जी? तो ये हम डायरेक्ट बस यहाँ पर लिख देंगे ऐसे, रिटेन यहाँ से ही देखकर। ये हमने कहा जी एसेट में क्या आया जी? 392 का डिक्रीज, और फिर एसेट में इंक्रीज, और 645 का डिक्रीज, तो नेट में, ठीक है, बल्कि इसको मेरा दिल है ऐसे ज़रा कंफ्यूज ना कर दे आपको, इसके लिए वर्किंग 7 छोटी सी बना लेता हूँ मैं यहाँ पे। वर्किंग 7 क्या है जी? इक्विटी इज इक्वल टू जी, एसेट में क्या आया? पहले इंक्रीज, कितने से? 392 से। फिर डिक्रीज कितने से? ये आ गया जी एसेट का असर, एसेट्स लेस लायबिलिटीज, तो असर था कोई नहीं। तो आंसर क्या आ गया जी? माइनस, तो वही आना था जो प्रॉफिट पे इम्पैक्ट था। बहरहाल अपनी तरतीब को नहीं छेड़ा हमने, तो डिक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग्स आ गया 253। अच्छा सवाल था, आइए सेट भी रिवाइज करा गया। सर वो जो एक मंथ का कैपिटलाइज कर दिया था,
उसका इम्पैक्ट क्या होगा? वो इस साल के पीएनएल को सही करना है तो कर दिया होगा हमने। वो पीपी के अंदर तो हमने नोट के अंदर तो हमने सही वाला, नोट के अंदर तो हमने सही वाला ही ले लिया ना। अपने इस साल वाली गलती थोड़ी ही कोई बताता है। तो एक साल का एक्सपेंस भी लिया आपने, एक साल की डेप्शन भी आपने उसमें कई साल की अगले 2 साल की डेप्शन भी तो नहीं डाली हुई, तो सारी गलतियां आपने सही की हैं। तो मैंने अपने साल के अंदर ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग किया ही नहीं है, ओरिजिनल ही कर दिया, ठीक है ना। हाँ, तो वो अब जो गलती है अपने साल की वो सिर्फ सही कर लेते होते, उसको बताते नहीं है लोगों को कि हमने ये गलती की थी, देखो आप फिर अब सही कर रहे हैं। इसलिए तो करेक्शन ऑफ एरर के नोट में करंट ईयर को हम प्रेजेंट नहीं किया करते थे, ठीक है। ये अच्छा जी, अब 10वें सवाल पे आए, काबिल लिमिटेड, वो भी होमवर्क में था, किया था ट्राई, हुआ क्या? पहले भी किया हुआ है, अगर आप लोगों ने तो हो ही जाना था। बेटा आपने किया है 10वां? नहीं, आपने किया है भाई? ये पहले सर FAR में किया था। चैलेंज 10वें पे आ गए। अगेन रिक्वायरमेंट थी नोट बनाएं इंटेंजिबल एसेट्स पर, फॉर इंक्लूजन इन QL's स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2021 19। अच्छा, काबिल लिमिटेड इज इन प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2019। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू QL's इंटेंजिबल एसेट्स। 31 दिसंबर 18 पे इंटेंजिबल एसेट्स कॉस्ट गिवन है प्रोडक्ट डिज़ाइन की, उसकी एक्यूमुलेटेड अमॉर्टाइजेशन या इम्पेयरमेंट गिवन और लाइफ भी गिवन है, और साथ ERP सॉफ्टवेयर भी है, ठीक है। कॉस्ट इनकर्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन वाज कैपिटलाइज्ड इन 2018। यानी ये जो आपको नज़र आ रही है ये को और कॉस्ट इनकर्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन वाज कैपिटलाइज्ड इन 18। ओके, कंपटीशन ऑफ द प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग। पिछला साल इसका पहला ही साल था और शायद साल के पहले ही दिन आ गया था, तभी तो सारे साल की अमॉर्टाइजेशन नज़र आ रही है। 1 साल की है अमॉर्टाइजेशन नज़र आ रही है, 750 डिवाइड बाई 10 करें तो। लेकिन कह रहा है कंपटीशन बड़ा बढ़ गया और QL हैज़ एस्टिमेटेड द फॉलोइंग नेट कैश इनफ्लोज फ्रॉम, नेट कैश इनफ्लोज हैं, इनफ्लोज लेस आउटफ्लोज करके उसने नेट में कैश इनफ्लोज दे दिए, और ये दे रहा है 2000। अच्छा, अब हम 2019 में खड़े, ये तो ओपनिंग है ना, ओपनिंग, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2018 ये जक्का मेरी 2019, बात तो एक ही है ना। और यहाँ पर हमने नोट बनाना है 31 दिसंबर 19 का, ठीक है। अब यहाँ खड़े होकर अगर आपने इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करनी हो तो आपको 18-19 के कैश फ्लोज नहीं चाहिए होते, बल्कि 20, 21, 22 जो रिमेनिंग लाइफ है, ठीक है,
उसके आपको कैश फ्लोज चाहिए होते हैं। तो कैश फ्लोज गिवन भी हमें वही है। अब ये आप मौजूद हैं जी, और यहाँ पर आप खड़े हैं और वो कह रहा है जी ये कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। 18 में ये प्रोडक्ट हमने बनाई थी, डेवलप की थी, और अब बड़ा इसका कंपटीशन बढ़ गया है और हमने इनफ्लोज एस्टीमेट किए हैं इस प्रोडक्ट के। अब देखो किस दिन से, तो हम तो 19 के तो एंड पे खड़े हैं ना। अब 10 साल लाइफ थी 18 में गालिबन, तो 19 के एंड पे इसकी लाइफ नहीं, 18 के एंड पे 9 थी, 19 के एंड पे 8 रह गई, लेकिन 19 के स्टार्ट में बात करें तो 9 है। ठीक है, इस साल में 9 साल लाइफ रहती थी, लेकिन हम तो 31 दिसंबर 19 से पहुंच जाएंगे ना। अब यहाँ खड़े होकर इसकी लाइफ कितनी है, 8 साल। उसने नहीं कहा कि लाइफ कम हो रही, कह रहा है 20, 21, 22, 23, 24 और उसके बाद 25 एंड ऑनवर्ड्स जितनी भी लाइफ थी वो क्या हो गई, कैश फ्लोज निल। ठीक है। अच्छा, अब प्री टैक्स एंड पोस्ट टैक्स डिस्काउंट रेट दोनों गिवन है। कौन सा लिया करते हैं, क्योंकि टैक्स पर हमारा कोई काबू नहीं होता, इसलिए हम डिसीजन मेकिंग फ्यूचर का एस्टिमेट करते हुए टैक्स को हम नहीं लिया करते। ठीक है, यानी ऐसा रेट लेते हैं जिसमें टैक्स का असर ना हो। यार हम भाई ये 26 पे कर दो, वो चलाना है, 26 पे कर दो। अच्छा बस जी, अब रेट जो है वो 12% लेना है आपने, 10% को नहीं लेना। ठीक है, कहानी यहाँ पे हो गई ख़त्म। अब यहाँ से आगे चलते हैं, बल्कि मैं ना यहाँ पे दोबारा इसको बनाता हूँ। दो 2018 में हमने इसको 750 का ख़रीदा था। ठीक है जी, उसके बाद वो बता रहा है 75 रुपये इसकी एमोटाइजेशन हो चुकी है। ठीक है, और इस वक्त फिर हम किस पर स्टैंड कर रहे हैं, बुक वैल्यू कितनी है जी, 675। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमारा साल आता है 19 वाला, और फिर यहाँ पर भी देखते हैं आप कितनी एमोटाइजेशन आनी है, ये भी एक सवाल है। क्योंकि ये कैसे निकाला है हमने, 750 डिवाइडेड बाय 10 करके। अब यहाँ पर कुछ एस्टीमेट चेंज जैसी कहानी बनती नज़र आ रही है। बहरहाल चलते हैं आगे। 20, 21, 22, 23, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए, 24, 25, 26 पूरे हुए, 28 भी है अभी, बस चलो। अच्छा, अब ये जनाब इसकी एसिड की ओरिजिनल लाइफ है। ठीक हो गया, इस प्रोडक्ट की ये लाइफ थी जब हमने कहानी शुरू की। ठीक है, अब 2019 के एंड पे आकर पता चला कि कंपटीशन बढ़ गया है, और उन्होंने इस दिन खड़े होके अगले कुछ साल के कैश फ्लोज दिए। ठीक है जी, अगले कुछ साल के कैश फ्लोज दिए हैं। कौन कौन से साल्स हैं, 20, 21, 22, 23, 24 एंड बस। यानी इसके देखो यूज़फुल लाइफ का मतलब ही क्या होता है कि इस एसिड से हमें फ्यूचर में बेनिफिट आएगा, फ़ायदा होगा, यूज़फुल होगा ये एसिड। तो हमारा ये एसिड कितना अरसा हमें यूज़फुल नज़र आ रहा है। हमारे पास 2020 के एंड पे भी कैश फ्लोज आ रहे हैं, 2021 के एंड पे भी आ गए, 22 के एंड पे भी आ गए, 24 सही है। उसके बाद आगे कह रहा है कैश फ्लोज ही नहीं है, इसका मतलब ये तो लाइफ ही ना रही। तो एस्टीमेट चेंज ही तो है, एस्टीमेट चेंज ही तो है। अब
इस दिन 31 दिसंबर 20 पे खड़े हैं तो लाइफ कितनी नज़र आ रही है जी? 5 साल। यहाँ पर कितने साल? 5 साल ही हो गए ना। 20, 21, 22, 23, 24 कितने बने? 5 ही बने ना, बोलो। लेकिन हम जब इसको यहाँ पर लेकर आएंगे तो ये कितने साल बनेंगे? 6 साल। वही वाली कहानी जो अभी थोड़ी देर पहले की थी, ठीक है ना। रिमेनिंग लाइफ, मैं यूँ कह देता हूँ कि असल में उसको यहाँ पर कहना चाहिए था इस तरह से ना, इसको यहाँ पे कहना चाहिए था कि रिमेनिंग लाइफ हैज़ चेंज्ड फ्रॉम 8 years to 6 years। अगर लिखता सीधा तो यूँ लिखता रिमेनिंग लाइफ, लेकिन ये किस दिन लिखना चाहिए था, किस दिन बताना चाहिए था? 31 दिसंबर 19 पे, पर वो सही से बताया नहीं था। तो रिमेनिंग लाइफ हैज़ चेंज्ड, ये समझ आ रही है? हैज़ चेंज्ड फ्रॉम, अब रिमेनिंग लाइफ असल में तो इस 2 साल गुजरने के बाद बचती थी 8 साल, लेकिन जब आखिरी 3 निकल गए तो फिर कितनी बच गई? 5। बल्कि यहाँ पे खड़े हैं ना, ये तो यहाँ पे मैं यकम जनवरी पे उठा के लाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये यकम जनवरी की बात कर रहा हूँ। रिमेनिंग लाइफ हैज़ चेंज फ्रॉम 8 years to 6 years, ठीक है, सही है। अच्छा, अब 5 साल यहाँ पे, 6 साल हमारे पास। अब मैंने इस साल की जब अमोर्टाइजेशन निकालनी है तो बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट, क्योंकि 31 दिसंबर 19 पे ही एस्टीमेट चेंज आया है, पर हम उसको उठाकर किस दिन लाएंगे? यकम जनवरी 19 पे। 7 कैसे हो जाएगी? रिमेनिंग लाइफ देखो ना, 31 दिसंबर 20 पर उसने हमें बताए कैश फ्लोज, ये 31 दिसंबर 19 पर उसने हमें कैश फ्लोज बताए हैं। 31 दिसंबर 19 पे खड़े होकर क्या बता रहा है जी? रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 5। ये 31 दिसंबर 19 पर ही सारे एस्टीमेट्स है ना। QL हैज एस्टिमेटेड फॉलोइंग कैश फ्लोज फ्रॉम द प्रोडक्ट। क्यों? कंपटीशन फॉर द प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग। हमने 18 में कैपिटलाइज किया था, पर 18 तो गुजर चुका, अब हम 19 में खड़े हैं। 19 में खड़े होकर कंपटीशन बढ़ रहा है और उसने एस्टिमेट जो कैश फ्लोज किए हैं वो 19 के एंड के बाद ही 20 के ही गिवन है ना। तो 19 के एंड पे लाइफ कितनी नजर आ रही है जी? 1, 2, 3, 4, 5। वो जुमला ऊपर नीचे होगा, छोड़ो उसको, ठीक है। तो अगर 31 दिसंबर 19 की शाम को ये 5 है तो यकम जनवरी 19 की, बेसिकली ये यहाँ पे यूँ नहीं लिखना चाहिए था, मतलब ठीक है, ये 5वां साल, ये ऐसे, ये एंड पे है तो ये स्टार्ट भी तो वही है ना, ये ऐसे बात, ठीक है ना। यहाँ पे खड़े होकर कितने साल बाकी हैं? 5। लेकिन हमने इसको अप्लाई करना है तो फिर क्या बन जाएगा? 6 साल, ठीक है ना। तो ये बेसिकली 6 साल की लाइफ इस साल के लिए बनती थी, ठीक है। वैसे बनती थी शायद 9, यूँ कह लें, शायद ये होना चाहिए था, ठीक है, ये होना चाहिए था। अब सही है, वो तो मैंने वैसे जुमला लिख दिया। असल तो कहानी ये थी कि 20, 21, 22, 23, 24 ये 5 साल लाइफ गिवन है। कब पता चला है? 31 दिसंबर 19 पे। अगर 31 दिसंबर 19 पता लगा कि अब रिमेनिंग लाइफ 5 साल है, 31 दिसंबर 19 में पता लगा कि 5 है, तो यकम जनवरी 19 पे लाओगे तो क्या हो जाएगी? 6। तो यहाँ पे हमने 675 डिवाइडेड बाय 6 करके अमोर्टाइजेशन लेनी, ठीक है जी। और नोट नहीं बना रहा अब मैं, पता है ना, ये सारी डिस्कशन कर दूंगा, नोट क्या करना है फिर बना के, वो नोट तो बन ही जाएगा। तो कितनी अमोर्टाइजेशन आ गई जी? 6, हाँ, ये 10 और 11 कितना, 113 कर लें, ठीक है जी। तो ये जनाब आपकी एडजस्टमेंट हो गई है। नंबर कौन सी एडजस्टमेंट है? 1, 2, ठीक है। एडजस्टमेंट 2 में इसके अलावा तो कोई बात नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एक आपकी प्रोडक्ट आ रही थी, ओपनिंग कॉस्ट उसकी आ रही है कितनी जी? 750। ओपनिंग एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन कितनी आ रही है जी उसकी? 75। फिर इस साल की अमोर्टाइजेशन कितनी आ गई? 113। लेकिन अब आपको दूसरा काम भी तो देखना पड़ना है कि आया ये कहीं इम्पेयर ना हो गई हो, ठीक है। अब देखो, समझ आ रहा है ना? 750 ओपनिंग, 75 ओपनिंग, फिर 113 की अमोर्टाइजेशन भी पड़ गई। अब ईयर एंड पे ये पहुंच गया, ठीक है। तो यहाँ पे आकर हमने एक वर्किंग करनी होगी। वर्किंग 1 तो ये होगी ना आगे ऊपर वाला। चलो ठीक है, मैं वर्किंग 1 करता हूँ जी। मुझे कैरिंग अमाउंट चाहिए
अब ये 31 दिसंबर 2019 पे मैं ले आऊँगा अपने एसेट, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2019 पर लेकर तो आए जी। क्या है जी इसकी बुक वैल्यू, क्या है जी 750 का ये एसेट हमने खरीदा था। पिछले साल तक ये 75 अमोर्टाइज हो चुका था और 113 का इस साल में भी हो गया अमोर्टाइज, तो 562। अच्छा, अब ये तो आ गई जनाब इसकी कैरिंग अमाउंट, ठीक है जी। अब दूसरी चीज़ डेटा गिवन है, ठीक है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल गिवन नहीं है, वैल्यू इन यूज़ का डेटा तो गिवन है ना। ये भी आप IAS 36 में पढ़ के आए हैं बचपन में कि अगर फेयर वैल्यू का डेटा गिवन ना हो तो वैल्यू इन यूज़ ही आपकी रिकवरेबल अमाउंट रह जाती है, ठीक है। तो ये क्या आ गया जी 562 बोला आपने। अब दूसरी चीज़ क्या है जी रिकवरेबल अमाउंट, जो कि हमारी क्या होगी वैल्यू इन यूज़ ही होगी। अब कैश फ्लोज गिवन है, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। 190 190 इंटू डिस्काउंट रेट 12% लेना है, एक साल पीछे बुलाओगे, प्लस दूसरा कैश फ्लो 170 इंटू 1.12 रेज टू पावर 2 साल पीछे बुलाया, तीसरा कैश फ्लो 140 इंटू 1.12 रेज टू पावर 3 साल पीछे बुलाया इसको, प्लस चौथा कैश फ्लो 100 और फिर 80 है 100 इंटू 1.12 रेज टू पावर -4 प्लस 80 इंटू 1.12 रेज टू पावर। तो इन दोनों सवालों में उसने जो ज्यादती की थी वो यही थी कि कैश उसने ज़रा पिछला पेपर रिवाइज कराया था खैर से पर्चे में बैठ के जी। अब दोनों में से जो हायर होता है वो क्या होता है जी रिकवरेबल अमाउंट, और हमारे पास है ही एक थी फेयर वैल्यू और वैल्यू यूज में है ही एक थी, तो ये वही क्या बन गई हमारी रिकवरेबल अमाउंट। अब एसेट किताबों में नज़र आ रहा है 562 पे। मैंने तो बच्चों को इस तरह से पढ़ाया था FAR के अंदर कि जैसे आपको याद है इन्वेंट्री लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे होती है, बिल्कुल ऐसे ही इस एसेट को PPE को रखना होता है लोअर ऑफ बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट, इनमें से जो लोअर हो उस पर रखना होता है। अब अगर तो बुक वैल्यू ही लोअर है तो उसी पर ही पड़ा है डू नथिंग, नो इम्पेयरमेंट लॉस। ज़रा मुश्किल लगी आपको ये बात? आसान है, वो याद है ना बचपन से सीखा हुआ एक रूल कि इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। ऐसे ही PPE को आपने रखना होता है एट लोअर ऑफ बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट। अब अगर तो बुक वैल्यू लोअर है तो डू नथिंग, एसेट ऑलरेडी उसी पे पड़ा है, नो इम्पेयरमेंट लॉस। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता रिकवरेबल अमाउंट लोअर है तो एसेट तो बुक्स में बुक वैल्यू पे पड़ा है तो उसको उठाकर लाना पड़ता था रिकवरेबल अमाउंट पे, तो राइट डाउन करके इम्पेयरमेंट लॉस बुक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो कितना इम्पेयरमेंट लॉस आ गया, सॉरी ये मैं ऐसे कर गया, वैसे एक लाइन दरम्यान में छोड़ता था लेकिन चलो खैर ठीक है, ये भी है तरीका। कितना 48, तो 48 का आ गया जी इम्पेयरमेंट लॉस। तो इसकी एंट्री कर दोगे आप इम्पेयरमेंट अपने नोट में, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट, और आपका जो एसेट होगा उस रिवाइज बुक वैल्यू पे नजर आने लग जाएगा 514 पे, ठीक है जी। या जिन्होंने किया था उनको ऐसे ही उन्होंने देखा होगा, जिन्होंने नहीं किया वो अब देख रहे हैं। गुस्सा कर गए। अच्छा जी, आप अगली एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, डन है। अच्छा जी जी बेटा, 1 इज डन, 2 इज डन, ठीक है। 3 ऑन यकम जनवरी 19 QL entered into an agreement to replace existing ERP with a new one at cost of 360 million. According to agreement, 40% payment was made on signing of contract while remaining will be paid on 31 मई। अब यहाँ पर 2019 तो ये तो इसी साल में ही आ रहा है, ठीक है ठीक है। मैंने कहा शायद सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट आने लगा, अल्लाह ना करे। तो 360 पर
आपने नए एसेट को क्या कर लिया, रिकॉर्ड। एंटायर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट वॉज फाइनेंस थ्रू रनिंग फाइनेंस फ्रॉम होनियार बैंक एट अ मार्कअप ऑफ 15% पर एनम। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इन्होंने रिप्लेस किया है नए सॉफ्टवेयर से। ERP ना बनने में अच्छा खासा अरसा लेता है, एंटरप्राइज रिसोर्स। ये आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बनाया जाता है, तो ये कई साल भी लग जाते हैं इसको डेवलप होने में। तो चलो माशाल्लाह 1 जनवरी पे एग्रीमेंट किया है, ठीक है, और 40% और वाइल रिमेनिंग विल बी पेड ऑन 31 मई, और वो ऑपरेशनल जाके हुआ है 1 नवंबर पे। ठीक है, तो ये तो 8-9 महीने के अंदर उन्होंने काम कर लिया सारा। ठीक है, 10 महीने के अंदर। अब टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो, बनने में अच्छा खासा अरसा ले रहा है, तो क्वालिफाइंग एसेट है। तो अगर इसको बनाने के लिए आपने बैंक से लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट पे किया, तो वो इंटरेस्ट एसेट कॉस्ट में ऐड होगा। यार ऐसे अखीर ही गंदा सवाल है ना, सारा ही उसने FAR यहाँ पे टेस्ट किया। देखो ना यार कितनी जाती है, पर ये जब हुआ था तब हुआ था 2020 में, उसके बाद तो फिर ऐसे नहीं हुआ था। अच्छा जी, अब एग्जिस्टिंग ERP विल कंटिन्यू टिल 31 दिसंबर 2020। चेक ना कर लें ज़रा, 8 साल लाइफ हो तो 200 को 8 पे डिवाइड करो, कितना आता है? 25 1 साल की डेप्शन है, तो 25 80 डिवाइड बाय 25 करो, 80 डिवाइड बाय 25 करो, 3.2 ईयर्स गुजर चुके थे, तो रिमेनिंग तो कोई 8 में से तकरीबन इतने रहते थे। और वो क्या कह रहा है, नहीं जी अगले साल इसको क्या करो, ख़त्म करो। तो अगेन एस्टिमेट चेंज भी आ रहा है। चले खैर, अब वर्किंग नंबर 2 मैं कर लेता हूँ। ऊपर वाली वर्किंग 1 बना ली थी, चले ये वर्किंग 1 कह लेता हूँ मैं। अगर आपकी वर्किंग की तरतीब को और हो तो वो कर लेना, कोई बात नहीं। वर्किंग 2 आ गई, जिसमें मैं आपको क्या निकाल के दे रहा हूँ जी, कॉस्ट ऑफ न्यू ERP। कॉस्ट ऑफ न्यू ERP जी। अब परचेज प्राइस कितनी है? 360। डन हो गया। फिर वो कहता है ये एंटायर कॉस्ट फाइनेंस की गई है होनिहार बैंक से लोन लेकर। अब देखना पड़ेगा वहाँ पे लोन कितना है, हो सकता है एंटायर कॉस्ट ही लिखा था ना उसने, ये फिर सो गया जी। पढ़ो जुमला, पढ़ो ज़रा जुमला पढ़ो। चल पड़े जी। द एंटायर कॉस्ट फाइनेंस थ्रू रनिंग फाइनेंस फ्रॉम एट अ मार्क ऑफ 15, द सॉफ्टवेयर बिकेम ऑपरेशनल जैकब नंबर, यू विल एक्सपेक्ट इट टू यूज फॉर अ पीरियड ऑफ 9 ईयर्स। तो अब मसला ये है कि सारी पेमेंट इकट्ठी नहीं हो रही। 360 का 40% हुआ है 1 जनवरी को पे, कितना बनता है 360 का 40%? 144 1 जनवरी को पे हुआ, और लॉन्चिंग डेट तक, क्योंकि ये जनरल लोन है रनिंग फाइनेंस, तो इसका रूल ये होता था कि अमाउंट ऑफ पेमेंट पकड़ो, डेट ऑफ पेमेंट से सिजेशन डेट जब तक कंप्लीट ना हो जाए इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करना है। तो 1 जनवरी से 1 नवंबर तक कितने महीने बने? 10 महीनों का इंटरेस्ट 144 पे आपने रिकॉर्ड करना है। और दूसरी पेमेंट बकाया कितनी बनती है? 216 को आपने 1 जून से, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 5 महीने, ठीक है। तो यहाँ पर आपने बोरिंग कॉस्ट लेना है जी। कहा जी 144 पर कितने % है जी उधर उसका? 360 का, ज़रा पॉज करिएगा 1 मिनट जी। मादरत 360 टोटल अमाउंट है, इसका 40% यानी 144 ये पे हुआ, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट 15% है, और डेट ऑफ पेमेंट से सिजेशन डेट तक बने 10 महीने। चल दिस प्लस बाकी का 60% जो पे हुआ है वो 31 मई को हुआ है, तो फिर इसके ऊपर इंटरेस्ट बना 5/12। तो टोटल आंसर क्या आ गया जी? 32। अब टोटल कॉस्ट क्या बन गई जी? 392।
डन। नेक्स्ट जी, अब ये तैयार हो गया, अब इसको अमोर्टाइज करना होगा आपने, कर ही लोगे मेरे ख्याल से। तो 9 ईयर से डिवाइड करो और नवंबर दिसंबर 2 महीने की एमोर्टाइजेशन चार्ज कर दो। ओके, क्या द विल बी कंटिन्यूड टिल, देखो अमोर्टाइजेशन तो आपने निकाली, मैंने तो कॉस्ट ऑफ ड्यू निकाली है। तो आप बिल्कुल इसको ईआरपी, एग्जिस्टिंग ईआरपी जो है 2020 के स्टार्ट में, ये 2019 के स्टार्ट में कह लें, ठीक है, ये इस साल के अंदर कितनी बुक वैल्यू शो कर रहा है, 120, ठीक है। अब 31 दिसंबर 2019 पे खड़े हैं और वो कह रहा है कि ये बस 31 दिसंबर 20 तक चलना है। तो इसका मतलब 31 दिसंबर 19 पर इसकी रिमेनिंग लाइफ तो 1 साल है, और यकम 19 पे रिमेनिंग लाइफ 2 साल है, और 2 साल के ऊपर डिवाइड करोगे 120 को, 60 रुपये की अमोर्टाइजेशन इसकी आएगी और नए वाले की भी आ जाएगी। वो तो मैंने निकाली नहीं ना, मैंने कहा नोट आप खुद कर लेना, जिन्होंने नहीं किया कर ले, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है जी। नंबर 4 कराऊं ये वाला पॉइंट। इन यकम जनवरी 19 साल के पहले दिन QL acquired a license for 600 million for a period of 5 years. QL made an initial payment of 100 million and remaining amount will be paid in 2 equal installments on यकम जनवरी 20 and 21। अब यहाँ पे आ जाता है सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, लेकिन इसका मसला रहेगा नहीं इंशाल्लाह, क्योंकि अब यहाँ पर तो हमारे सिलेबस में है IFRS 15, जहाँ पे हमने ये स्पेशली पढ़ना है जाके। FAR के अंदर तो गुजारा करना पड़ा था ना थोड़ा सा, ठीक है, समझाया तो था बच्चों को, साधु ने समझाया होगा, मैंने तो बच्चों को समझाया था, थोड़ा सा समझा के फिर मैंने कहा था सही तो आगे ही पढ़ना है। अब यहाँ पे मसला नहीं, यहाँ पे IFRS 15 का बस वेट करें। तो सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट यानी कि सिर्फ एसेट के पैसे इन्होंने नहीं देने, इन्होंने लेट पेमेंट की वजह से इंटरेस्ट भी पे करना है, ठीक है। अब एसेट की कॉस्ट अलग होगी और इंटरेस्ट एक्सपेंस अलग, PNL में जाना होता है। लेकिन यहाँ पे उसने परेशान नहीं किया आपको, सही कह रहा है कि आज आपने 600 का लाइसेंस लिया है, जिसके लिए क्या कह रहा है जी कि 100 आज पे कर दिया है, और बाकी जो 500 है वो 250 करके 1 साल बाद और 2 साल बाद आना है। तो वो 250 जो 1 साल और 2 साल बाद है, वो आज का तो 500 नहीं है, तो उसकी फिर कैलकुलेशन करनी पड़ती है, जो कि करेंगे इंशाल्लाह IFRS 15 में जाके। लेकिन यहाँ पर उसने खुद ही बता दिया, ये आज अगर वो कैश लेकर आ जाए तो यही लाइसेंस कितने का मिलेगा। तो फिर असल में कहानी ये होती है, ठीक है, कि आपके एसिड को लाइसेंस जो है इंटेंजिबल ही ना लिख दूँ, इंटेंजिबल एसिड जो है वो आपका रिकॉर्ड होना है 520, ठीक है। लेकिन आप पे तो कर रहे हैं कहीं जाकर 600, पूरा 600 पे कर रहे हैं ना, जिसमें से आपने कैश पे कर दिया आज कितना 100, ठीक है, और बाकी क्या है जी पेएबल। अब वो पेएबल 250 नहीं है, बल्कि उसके अंदर डिस्काउंटिंग करके आपने फिर उसको 420 के बराबर करना होता है। ये ऐसे कहानी चलती है। अब एसेट अपनी जगह पे कायम रहता है और हर साल के एंड पे 420 ग्रो करते 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 500 पे पहुंचेगा, बल्कि ये 2 साल वाला है, तो ये बड़ी मुश्किल कैलकुलेशन है, यानी कि टेक्निकल है थोड़ी सी, वो इंशाल्लाह मौका आने पर सीखेंगे। फिलहाल तो सिर्फ इतनी सी बात है कि इंटेंजिबल आपका कितने पर रिकॉर्ड होना चाहिए, 520 पर, क्योंकि एसिड की कॉस्ट के अंदर आपने ये सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट आ जाए तो इंटरेस्ट की अमाउंट को ऐड नहीं करना। असल में यहाँ पर सिर्फ एसिड के पैसे नहीं दे रहा वो, ये तो उसने आगे लिखा कि अगर आज कोई कैश लेकर चला जाए ये लाइसेंस खरीदने बाजार से, तो ये उसको लाइसेंस मिलेगा 520 का। तो आप 600 क्यों दे रहे हैं, लेट पेमेंट पर इंटरेस्ट। तो वो इंटरेस्ट आपका पेएबल को ग्रो करा के PNL में जाएगा, एसेट ने 520 पे रिकॉर्ड होना है और उसी के ऊपर अमोर्टाइज होना होता है। अब इसकी ज़्यादा तफसील इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे इन IFRS 15। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का वेट करना, फाइनल की रिपोर्टिंग का वेट करना पड़ेगा, आ गया वक्त, ठीक है। अच्छा, फिलहाल तो सिर्फ इतनी सी बात, 520 पे एसेट रिकॉर्ड होना है, डन हो गया। आगे, ऑन एक्सपायरी ऑफ 5 years लाइसेंस रिन्यूएबल फॉर फर्दर 5 years एट एन इनसिग्निफिकेंट कॉस्ट ऑफ। अब बेशक आपको 520 के मुकाबले में 15 सिग्निफिकेंट लग भी रहा, उसने खुद जो कह दिया, वैसे से इनसिग्निफिकेंट ही होती है 500 के मुकाबले में 15,
लेकिन आपको स्टिल लग भी रहा हो तो उसने शक दूर कर दिया है। अब क्या है ये रिन्यूअल अगर इनसिग्निफिकेंट है, मिनिमल है, नॉमिनल अमाउंट पे है, तो आप फिर कितने साल के लिए आपने लाइसेंस लिया था? 5 ईयर्स के लिए, लेकिन रिन्यूएबल भी है फॉर 5 ईयर्स, तो आप लीगल लाइफ लेंगे 5 + 5 10। अभी यूजफुल लाइफ नहीं बताई, ठीक है। QL इंटेंट्स टू रिन्यू द लाइसेंस एंड सेल इट एट द एंड ऑफ, तो ये कितने साल के लिए इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं? इधर देखें जी, लीगल लाइफ 5 + 5 10 आ गई, जबकि यूजफुल लाइफ 8 साल। तो शॉर्टर क्या है? ठीक है जी, तो शॉर्टर को आपने लेना है अपनी अमोर्टाइजेशन के लिए, इसी आप एसेट को 520 वाले को अमोर्टाइज करोगे। चलें आगे। नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्टिव मार्केट, QL हैज एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ लाइसेंस वुड बी 80 मिलियन एंड 60 मिलियन एट द एंड ऑफ इन द एब्सेंस ऑफ, अपना अंदाजे लगा रहा है, या तो अच्छा रेजिडुअल वैल्यू है ना, तो या तो एक्टिव मार्केट होती या फिर कोई थर्ड पार्टी कमिटमेंट होती। ना तो एक्टिव मार्केट है, ना ही कोई कमिटमेंट बाय थर्ड पार्टी है, तो इसलिए रेजिडुअल वैल्यू क्या लेनी है आपने? 0। सही है, कोई मसला? ठीक है। अच्छा, वेबसाइट कॉस्ट मैंने शुरू करानी थी, लेकिन चलें अब कल कराते हैं वेबसाइट कॉस्ट करके इंशाल्लाह। IS 8 तो ख़त्म ही हो गया, फिर IFRS 16 शुरू करने की तरफ जाना है। तो कल का दिन तो शायद IFRS 16 शुरू ना हो सके, लीजेस का स्टैंडर्ड है वो आपने नहीं पढ़ा हुआ। ओके, तो परसों से तो लाजमी इंशाल्लाह वो शुरू हो ही जाना है, क्योंकि अब इसमें कुछ बचा नहीं है। कल वेबसाइट कॉस्ट रिवाइज करेंगे, 2-3 सवाल उसके और करेंगे, उसके बाद फिर इन सवालों को साथ साथ चलाएंगे। लंबी क्लास है, तो IFRS 16 बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा जा सकता। शुरू में ज़रा तंग हुए, अब हम रिलैक्स होकर चलेंगे, साथ पुराना टॉपिक प्रैक्टिस करते रहा करेंगे ऐसे ही, और नया टॉपिक चल सकता है, लंबी क्लास है, ठीक है ना। तो IFRS 16 तो मैं आपको 2.5 घंटे नहीं पढ़ा सकता, तो एक हद तक ही एब्जॉर्प्शन होती है ना, तो फिर हम साथ साथ इसको इसकी प्रैक्टिस करते हैं, इसको भी ज़्यादा टाइम मिल जाएगा और अगला भी साथ साथ तैयार होता जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। कितनी रिकॉर्डिंग होगी भाई? नहीं, टोटल में फिर भी 2 घंटे पड़ गए। आज तो पैकेज था यार, ईदी नहीं देनी थी आप लोगों को ये। चले, माजरत चाहता हूँ मैं, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया बीबी लेक्चर, लेकिन कोई नहीं, आप लोग आ जाइए, इससे भी ज़्यादा ही होना है इंशाल्लाह। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। ज़िंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।